एपिसोड 154। डिस्क्लेमर। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। ये कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों के अपमान नहीं करती है। और कहानी में बताए गए सभी चीजों का मात्र कहानी के लेखक द्वारा बनाई गई लेख की अपनी एक कल्पना है। तो दोस्तों, मैं आपको आगे बता दूं, अगर आप हमारे वीके नोवेल स्टोरी 2.0 चैनल पर नए हैं तो वीडियो को भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। अमित और अंजू की कोर्ट मैरिज। अब तक आपने सुना। आज अमित बहुत हैंडसम लग रहा था। लेटेस्ट फ्रांस से मंगाया हुआ विक्रम परफ्यूम स्प्रे करता है जो बहुत ही अच्छी महका दे रहा था। आज अमित बिल्कुल एक राजकुमार लग रहा था। वैसे तो वह हैंडसम था ही, पर आज कुछ ज्यादा ही लग रहा था। उसके चेहरे पर ग्लो दिख रहा था। ये प्यार का था या शादी का था, उसे खुद नहीं मालूम था, पर लग बहुत अच्छा रहा था। मीरा प्रेम करते हुए, है अमित सर, मैं तो आप पर फ्लैट हो गई, आज आप कितने हैंडसम लग रहे हैं। तभी दीपेश उसे घूरने लगता है। सभी बहुत अच्छे तरीके से तैयार थे। विक्रम के मुंह पर मास्क था और ईवा अपने कॉलेज वाले रूप में थी। मीरा, हाँ तो क्या जो सच है उसे ना बताऊं? ऐसा लग रहा जैसे तुम जल रहे हो। तभी सारंग, ये लड़ाई बाद में करना, चलो जल्दी निकालो। सभी अपनी अपनी गाड़ियां ले लेते हैं। आज स्पेशल लेटेस्ट एडिशन की गाड़ी में अमित बैठता है, फिर विक्रम और ईवा अपनी गाड़ी में बैठते हैं। फिर 2 गाड़ियां और होती हैं। अब आगे। आज अमित बहुत हैंडसम लग रहा था, या यूं कहें वो आज कुछ अलग दिख रहा था। या उसकी शादी का असर था, या उसकी मोहब्बत का असर था, या उसे अंजू के प्यार का तलब थी, जिससे उसके चेहरे पर ग्लो बढ़ गया था। इसलिए ज्यादा आज हैंडसम लग रहा था। ईवा अपने हाथों से उसकी कोट पर एक डायमंड का ब्रोच लगाया था जो बहुत ही सुंदर दिख रहा था। वह आज खुश भी बहुत था। अब उसका भी फैमिली परिवार बन जाएगा। ईवा के सिवा उसका दुनिया में कोई नहीं था। अब तक वही उसे संभाल रही थी। आप उसे संभालने वाली उसकी बीवी आ जाएगी। सभी तैयार होकर कोर्ट की तरफ निकल जाते हैं। आज अमित और अभिषेक लिमिटेड एडिशन गाड़ी में बैठे थे। अभिषेक उसके ड्राइवर के साथ बैठा था और अमित पीछे पैसेंजर सीट पर बैठा था। क्योंकि आज उसकी दुल्हन इस गाड़ी में आएगी, इसलिए वो अकेला था। विक्रम और ईवा अपनी लिमिटेड एडिशन गाड़ी में थे। सारंग और रूही भी को भी ओडी गाड़ियां दी गई थी। दीपेश और मीरा को भी गाड़ी दी गई थी। बाकी बॉडीगार्ड अपनी अपनी गाड़ियों में थे। कुछ बॉडीगार्ड आगे थे और कुछ पीछे थे। जय सभी का मंदिर में इंतजार कर रहा था। सिविल कोर्ट अब टाइम दिन के 11 बजे। जीवेश, मोनी और तेज सिंह को भी बुलाया गया था। सभी सिविल कोर्ट पहुंचे जाते हैं। जब ये लोग कोर्ट में पहुंचे, अंजू और अंजू का परिवार वहां खड़ा था। अंजू ने लहंगा ओढ़नी पहनी हुई थी, जो ईवा ने शादी का जोड़ा और पूरी डायमंड ज्वेलरी आज सुबह 6 बजे ही भेज दी थी। और आज सुबह उसने बेस्ट ब्यूटी पार्लर ब्यूटिशियन को भी भेज दिया था, जिससे अंजू को अच्छी तरीके से तैयार किया जाए। उसकी दोनों बहन भी वहां खड़ी थी। ईवा ने पहले ही सभी के लिए गिफ्ट तैयार कर लिए थे, अंजू से पूछकर, इसलिए सब बेफिक्र थे। जब अंजू के घर वालों ने अमित के परिवार को देखा, क्योंकि इस वक्त उसका यही परिवार था, वह ये कोशिश कर रहे थे। इतने लड़कों में एक के मास्क लगा हुआ है। सभी के साथ एक एक लड़कियां खड़ी है। नीति और रीना दोनों लड़कियों के मन में 3 को छोड़कर तब फिर अंजू दीदी का दूल्हा कौन सा है। इन तीनों में से जब उन्होंने बहुत ध्यान से देखा, एक लड़के के कोट में लेटेस्ट डायमंड का ब्रोच लगा हुआ है और वो बिल्कुल अलग दिख रहा है। वह भी हैंडसम था। वैसे तो सभी लड़के हैंडसम थे, पर आज अमित कुछ अलग ही दिख रहा था। इस वक्त रूही साड़ी में थी। खूबसूरत सा डायमंड पैंडल नुमा मंगलसूत्र पहने हुए थी। कानों में डायमंड के बड़े बड़े झुमके पहने हुई थी। वो मीरा के साथ खड़ी थी और हल्का सा मांग में सिंदूर लगा था। और ईवा भी साड़ी पहने थी, उसका भी आज यही लुक था। सिंपल में भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। मीरा ने सिर्फ लॉन्ग स्कर्ट और टॉप पहना हुआ था। सभी के एक एक हाथ में डायमंड के बेंगल्स पहने हुई थी और एक एक हाथ में घड़ी कैरी की हुई थी। मोनी अनारकली सूट पहने हुई थी, वो पहले सबसे मिल चुकी थी, और डायमंड का सेट कैरी किया हुआ था और भर हाथ चूड़ियां पहने थी। इधर सभी लड़के अपने अपने 3 पीस सूट, गले में टाई और डायमंड के कफलिंग लगे हुए थे। बाल जेल से सेट थे। सभी एक से एक बढ़कर लग रहे थे।
जीवेश और तेज सिंह भी बहुत स्मार्ट लग रहे थे। महंगे महंगे परफ्यूम की महक आ रही थी। विक्रम के चेहरे पर मास्क था, वह पहचान में नहीं आ रहा था। बाकी सबके चेहरे दिख रहे थे, सभी एक से एक बढ़कर थे। जब उन्हें अमित सबसे अलग दिखा तब उन्हें यही लगा, यही अंजू का दुल्हा है। ईवा अमित का हाथ पकड़कर अंजू के पास ला रही थी। सभी कंफ्यूज थे सिवाय अंजू के परिवार को छोड़कर, क्योंकि वह जानते थे ईवा कौन है। फिर उसने अमित को लाकर अंजू के बराबर में खड़ा कर दिया। आज अंजू भी बेहद खूबसूरत लग रही थी। टमाटरी रंग उसके गोरे रंग पर खूब फब रहा है, डायमंड और गोल्ड का सेट झिलमिला रहा है। अमित उसको लगातार टिकट की लगाकर देख रहा था। ईवा ने अमित को हल्की सी कोहनी मारकर, अब बस करिए, पहले उनसे शादी कर लीजिए, फिर ऐसे ही दिन रात घूर घूर कर देखते रहना। अमित झेप गया, फिर इधर उधर देखने लगा। फिर अमित ने सभी को नमस्कार किया, दादाजी के पैर छुए, फिर अपनी सास के भी पैर छुए और बाकी के बड़े लोगों के भी पैर छुए। ईवा मुस्कुराने लगी। फिर सभी ने अंजू के परिवार को नमस्कार किया। अंजू के रिश्तेदार उन्हें घूर घूर कर देख रहे थे, वो अपने होश में नहीं थे। इतने अमीर होंगे और इतने हैंडसम लड़के, उन्होंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। वो तो ऐसे ही कम अमीर समझ रहे थे। इतनी रईसी देखकर तो उनकी आंखें ही चौंक गई। इतनी महंगी महंगी गाड़ियां और बॉडीगार्ड जो एक नहीं 18-20 थे। लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम थी कि अंजू का ससुराल इतना रईस निकलेगा। अब अंजू की किस्मत से उन्हें जलन हो रही थी। अब उनकी सोच है कि उनकी बेटियों को भी ऐसे ही लड़के मिले, वह अंजू से बात करेंगे, अपने ही ससुराल में अपने दोनों बहनों की शादियां करवाए, जिससे उनका भी भविष्य सुरक्षित हो जाए और उनके साथ में उनका भी भविष्य सुरक्षित हो जाए। बस अब दोनों यानी कि अंजू की मौसी और बुआ की यही सोच बन रही थी। फूफा जी की भी अब यही तमन्ना थी, उनकी बेटी को भी ऐसा ही परिवार मिले। उनकी नज़र अब अमित पर पड़ रही थी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि उसकी शादी अंजू से होने जा रही थी। वह कहते हैं ना, इंसान की फितरत की जलन हमेशा रही है और हमेशा रहेगी, चाहे वह औरत हो चाहे वह आदमी हो, लालच कभी भी आ सकता है। ऐसा ही आज उन सभी के साथ हो रहा था। सभी को लालच आ रहा था। वहीं बुआ की बेटी अब नीति बार बार सारंग को देख रही थी और मौसी की बेटी रीना अभिषेक को देख रही थी। पर अभिषेक का ध्यान कहीं और था। वो तो सिर्फ शादी में शामिल होने आया था। उसे तो सिर्फ अमित की शादी के बाद उदयपुर जाना था, नहीं तो वो कब का अमेरिका निकल चुका होता। ये दुनिया ऐसी है, कभी भी कोई अपने से ज्यादा ऊंचा नहीं देख सकता। जैसे आज अंजू के किस्मत से जलन हो रही है, आज अंजू के साथ भी वही हो रहा था। विक्रम उन लोगों के बीच में आ गया। हम लोग लेट हो रहे हैं, कोर्ट में शादी की अर्जी है, टाइम बहुत हो रहा है, यह मिलना मिलाना बाद में कीजिएगा। चलिए, अमित भाई और अंजू भाभी कोर्ट में जाएंगे, बाकी आप लोग यही इंतजार देखिए, फिर सभी को मंदिर चलना होगा। मंदिर में पंडित जी और जय हमारा इंतजार देख रहे हैं। सभी हाँ का सिर हिलाते हैं। फिर अंजू के दादाजी और फूफा जी अंदर गए। अमित अंजू का हाथ पकड़कर कोर्ट में ले जाने लगा। ईवा और विक्रम साथ में थे। अब सभी कोर्ट के अंदर थे, बाकी बाहर इंतजार देख रहे थे। इधर नीचे जब रूही ने नीति को देखा, ये लड़की मेरे पति को क्यों देख रही है। सारंग भी उसकी नजरों को देखकर अब वो भी अनकंफर्टेबल हो रहा था। उसने रूही का हाथ पकड़ लिया और अपने में सटा लिया और ये दिखाने लगा, मैं सिंगल नहीं हूं, मेरी प्यारी बीबी मेरे साथ है। और रूही भी नीति को घूर कर देख रही थी। अब नीति की आंखें सिकुड़ जाती हैं, फिर वो अपना चेहरा उस तरफ से हटा लेती है। वो समझ जाती है ये उसकी गर्लफ्रेंड है, उसका कोई चांस नहीं है। कोर्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन हो रहा था। अंजू की तरफ से दादाजी ने गवाही दी और अमित की तरफ से विक्रम ने गवाही दी। फिर अमित ने अंजू के गले में फूलों की माला पहनाई और अंजू ने अमित के गले में फूलों की माला पहनाई। बाकी उन्होंने रस्में रोक दी। बाकी उन्होंने मंदिर में पूरी करने के लिए जज साहब से कह दिया, कुछ देर में उनकी मंदिर में शादी है, इसलिए सिंदूर और गले में मंगलसूत्र वह मंदिर में ही पहनाएगा। शादी रजिस्ट्रेशन हो जाती हैं। अगले दिन मैरिज सर्टिफिकेट उनके घर भेज दिए जाएंगे। ऐसा कहकर जज साहब भी वहां से चले जाते हैं। फिर वो लोग सभी वहां से चले जाते हैं। अब मंदिर में जाने के लिए सभी तैयार थे। एक कार जिसमें अमित बैठकर आया था, अमित के साथ अंजू बैठ जाती है, अभिषेक आगे ड्राइवर के साथ बैठ जाता है।
अब ये दिक्कत थी, बाकी लोग भी रह गए थे, उनको कैसे एडजस्ट किया जाए, क्योंकि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि इतने लोग होंगे, नहीं तो और गाड़ियां आ जाती। बाहर की गाड़ियां मंगा नहीं सकते थे, रिश्तेदारी का मामला था, और वो लोग भी ऑटो से आए थे। फिर सारंग ने एक तरकीब निकाली, जिसमें एक कार में बॉडीगार्ड ज्यादा कर दिए, ऐसे एक और कार खाली करवा दी। कुछ बॉडीगार्ड्स को दूसरी गाड़ियों में एडजस्ट किया गया। एक गाड़ी में सारंग, रूही, दीपेश और मीरा हो गए। मीरा वाली कार में मौसी, बुआ, फूफा को बैठाया गया। आगे बुआ के बेटे को बैठाया गया। जो बड़ी कार थी जिसमें बॉडीगार्ड थे, उसमें दोनों लड़कियां, दो लड़के बिठाए गए, जिसमें मौसी के बेटे को और अंजू का भाई था। तेज सिंह के साथ विकास और अंजू की मां बैठ गई। दादाजी जीवेश की कार में ड्राइवर के साथ बैठाया गया। इस तरह से सभी को एडजस्ट किया गया। अमित और ईवा को ये नहीं मालूम थी, ये सभी सीधे यहाँ आ जाएंगे। वो ये समझ रहे थे ये सब लोग मंदिर पहुंच जाएंगे। सिर्फ अंजू की माँ और उसके दादाजी ही कोर्ट में होंगे, नहीं तो और गाड़ियां आ जाती। अब ज्यादा समय न था, इसलिए सभी मंदिर चले जाते हैं। एपिसोड 155 शादी संपन्न हुई। सारंग ने सभी को कार के अंदर एडजस्ट कर दिया। अमित ने इतना नहीं सोचा था ये सभी सिविल कोर्ट में आ जाएंगे, वह तो ये समझ रहा था यहाँ आने के बजाय सभी मंदिर पहुंच जाएंगे। अमित ने ये सोचा था, नहीं तो और गाड़ियां आ जाती। यहाँ पर अंजू की माँ और उसके दादाजी ही आएंगे, लेकिन यहाँ ज्यादा लोग देखकर गाड़ियां कम पड़ रही थीं। फिर सारंग ने सभी को बैठने का एडजस्ट किया। कुछ ही देर में सभी मंदिर पहुंच जाते हैं। मंदिर में जय पंडित के साथ इंतजार कर रहा था। अमित अंजू को लेकर मंदिर पहुंच जाता है। पीछे से सभी की गाड़ियां आ जाती हैं। बॉडीगार्ड सभी की गाड़ियों के गेट खोलते हैं। सभी अपनी अपनी गाड़ियों से निकलते हैं। इस वक्त अंजू की बुआ और फूफा जी का रुतबा देखने को मिल रहा था। वह अपने आप को इस वक्त शाही अमीर समझ रहे थे। उन्हें अमीरी की फीलिंग आ रही थी, क्योंकि बॉडीगार्ड उनकी गाड़ियों के गेट खोल रहे थे। सभी बहुत खुश थे और अंजू की किस्मत से जल भी रहे थे। नीति और रीना, वह अपने लिए भी अपना पार्टनर ढूंढने की कोशिश कर रही थी। रीना अभिषेक को देखे जा रही थी। अब तो अभिषेक अनकंफर्टेबल हो रहा था। अभिषेक अपने मन में, यह क्या मुसीबत है जो मेरे गले पड़ रही है। जब से आई है देखे जा रही हैं और चिपकने की कोशिश कर रही है। अभिषेक अपने को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है, फिर भी रिंकी पीछे पीछे चल रही है। रिंकी, सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अभिषेक उसको इग्नोर कर रहा है। वह अनसुनी करने की कोशिश कर रहा है और इधर उधर जा रही है। नीति फिर भी चुपके सारंग को ही देख जा रही है, क्योंकि उसके दिल में सारंग बस चुका है। पर उसे यह नहीं मालूम है सारंग ऑलरेडी शादीशुदा हो चुका है और वो मैरिड है। रूही उसकी बीवी है। नीति अपने आप को आग में झोंक रही है। उसे ये नहीं मालूम वो आग से खेल रही है। रूही को जब नीति के इरादे पता चलेंगे तो वो क्या हाल करेगी। सारंग और रूही इस वक्त दोनों इस बात से बेफिक्र हैं। कुछ समय बाद उनके सिर पर मुसीबत आने वाली है। इधर शादी के मंडप पर पंडित जी दूल्हा और दुल्हन को बुला रहे हैं। अंजू की माँ अंजू को लेकर मंडप पर बैठा देती है। दादाजी दोनों के पीछे खड़े हैं और बहुत खुश हैं। फिर अमित अंजू के बराबर में बैठ जाता है। अंजू और अमित का गठबंधन ईवा करती है। अंजू का कन्यादान उसके दादाजी और उसका छोटा भाई करते हैं। मीरा, दीपेश, जीवेश, मोनी, तेज सिंह और जय सभी फूल बरसाने के लिए खड़े हो जाते हैं। फिर पंडित जी मंत्र पढ़ने लगते हैं। पंडित जी अमित और अंजू के फेरे करवा रहे हैं। थोड़ी देर में दोनों के साथ फेरे पूरे हो जाते हैं। फिर पंडित जी अमित से सिंदूर दान करवाते हैं। अमित अंजू को सिंदूर भर देता है। फिर मंगलसूत्र पहनावाते हैं। अमित अंजू को मंगलसूत्र पहना देता है, जिसे ईवा खुद खरीद कर लाई थी। ये लेटेस्ट एडिशन का डायमंड का बेहद महंगा मंगलसूत्र था। पंडित जी, शादी संपन्न हुई, अब आप अपने बड़ों से आशीर्वाद लीजिए। अमित और अंजू पहले दादाजी के पैर छूते हैं, फिर अंजू की माँ के पैर छूते हैं, फिर अमित और अंजू मौसी, बुआ और फूफा जी के पैर छूते हैं। सभी उन्हें आशीर्वाद देते हैं। नीति और रीना, फाइनली अब आप हमारे जीजाजी बन गए। विदाई का समय हो रहा था। विक्रम पंडित जी को भारी रकम देकर उन्हें विदा करते हैं, क्योंकि पंडित जी को कहीं जाना था। पंडित जी बहुत खुश थे। इतनी मोटी रकम देखकर पंडित जी ने सभी को भर भर कर आशीर्वाद देते हैं।
तभी मौसी अपनी बेटी रीना को, बेटा यही मौका है, मैं चाहती हूँ तुम कुछ दिनों के लिए इसकी ससुराल में जाकर देखो क्या ये वाकई में खुश है या ये लोग ऐसे ही दिखावा कर रहे हैं। रीना में समझ गई मम्मी और जो इसके साथ में लड़का खड़ा है। अंजू की मौसी, मैं सब समझ रही हूँ, तुम्हें वह पसंद आ गया है। रीना मुस्कुराने लगी। हाँ मम्मी, वह मुझे बहुत पसंद आया है। फिर तुम्हारे कॉलेज का क्या होगा? मैं वहाँ अपनी फ्रेंड से जाकर उनसे नोट्स ले लूंगी, आप परेशान ना हों। वही अंजू की बुआ नीति को समझा रही थी। इन लोगों के साथ जाने के लिए नीति भी यही चाह रही थी, वह अंजू के साथ उनके घर में जाए और उस लड़के से बात करने की कोशिश करें। नीति को यह नहीं मालूम है कि वह अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारने जा रही है। नीति के पापा भी यही सलाह दे रहे थे। नीति के पापा, तुम भी अंजू के साथ जाओ और हमें वहाँ का माहौल बताओ, जिससे हम भी कुछ दिन के लिए आ जाएंगे। मान गए, इंसान की लालच का कोई वक्त नहीं होता है। लालच कभी भी आ सकता है, चाहे कोई भी हो। कहाँ तो ये लड़कियां अपनी बहन की शादी में एंजॉय करने आई थी और अब कहाँ उनके दिल में लालच पनप गया और अंजू जैसा जीवन साथी ढूंढने की चाह रखने लगे और सभी अंजू के घर जाने को तैयार हो गईं। फिर विदाई का समय आ गया। अंजू के मौसी और बुआ जी, इन दोनों ने अपनी अपनी बेटियों को अंजू के साथ भेजने का सोच लिया था। वह ये देखना चाह रही थी, क्या रियल में यह अमीर है या ऐसे ही दिखावा कर रहे हैं। अंजू के फूफा ने पहले ही अपनी बीवी को इशारा कर दिया था, इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी नीति को भेजने का सोचा लिया था और यही मौसी ने अपनी बेटी रीना को भी भेजने का सोचा लिया था। और दोनों की माँओं ने अपनी अपनी बेटियों को कानों में कुछ कहा। दोनों मुस्कुराकर अपनी माँ को देख रही थी। हम सब समझ गए। अंजू की माँ को ये बात बहुत बुरी लग रही थी और अपने मन में इंसान की लालच का कोई पता नहीं होती है कब लालच पनपने लगता है। इन लोगों ने तो अंजू की माँ से भी नहीं पूछना जरूरी समझा और अपने प्लान बना लिए। इसी बात को अंजू का दादा अपनी बेटी से नाराज हो रहे थे, पर उनकी बेटी और दामाद ने उन्हें इग्नोर कर दिया। अब विदाई हो रही थी। अंजू अपनी माँ से लिपट कर रो रही थी, फिर अपने दादाजी से लिपट कर रोई, मौसी और बुआ से भी लग कर रोई। विकास अभिषेक के साथ गाड़ी में जाकर बैठ गया। विकास आज से ही अमित के यहाँ रहने जा रहा था। वह बहुत खुश था, आखिर उसे एक बड़ा भाई जो मिल गया था। इधर वह दोनों लड़कियां भी जाकर गाड़ी में बैठ जाती है जिसमें वह आई थीं। अमित ने अंजू के परिवार को उनके घर अपनी कारों में बैठाकर ड्राइवर के साथ भेज दिया था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आरके पॉकेट FM चैनल।